हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा कमेंट करके। हमारा सेशन कैसा लगता है ये भी बताना है, ठीक है। तो आप लोग को पता है, जो पहले से उनको तो पता ही है, ये हमारा सीरीज प्रतिदिन चलता है, सुबह 6 बजे अपलोड होता है ये वीडियो। और ये जो हमारा बिहार एसएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो कि 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारा का समावेश करके हम पार्ट बाय पार्ट लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए। और यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है बीपीएससी में भी देखने को मिला है। उम्मीद आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो आप मिलाइएगा, पीछे जितना भी हम पढ़ाए हैं तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बीपीएससी में मिला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं 450 से लेकर के 451 से लेकर के 475 तक, ठीक है। काफी इसमें डिस्कशन बेहतरीन होता है, इसलिए करके क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। बीच बीच में हम मैराथन क्लास भी करवाएंगे तो आपका उसमें कवर हो जाएगा। सीखने के दृष्टिकोण से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझने के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन को। ओके, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? यहाँ पर भारतीय लगा दिया है, ठीक है। तो भारतीय की बात करते हैं तो क्या सीडी देशमुख थे, रघुराम राजन, सुरेश माथुर या फिर कृष्णमाचार्य थे? तो भारतीय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख हो जाएगा, ठीक है। तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम और डिटेल जाते हैं। आरबीआई से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी का हम जो है यहाँ पर ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आरबीआई, ठीक है। आरबीआई का जो गठन हुआ था, आरबीआई का गठन जो हुआ था वह आपसे पूछता है किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो आरबीआई का जो गठन हुआ था 1934 के अधिनियम 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 के तहत क्या हुआ था? तो गठन हुआ था। ये तो हो गया नियम, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग कि कौन सा अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है आरबीआई का स्थापना हुआ था, तो 1934 के अधिनियम के तहत, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुआ? तो स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताना है? स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ था। किसकी? तो आरबीआई का, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि बताइए इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण, रजिस्ट्रेशन। तो राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है 1 जनवरी। कब बताना है? तो 1 जनवरी को हुआ था और 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्थापना पूछे थे 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1934 के अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आरबीआई की। तो आरबीआई को जो हेडक्वार्टर है, वर्तमान में अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो मुंबई में है ना? कहाँ है? तो मुंबई में है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आरबीआई का जो पूर्व मुख्यालय था, पहले वाला जो मुख्यालय था वो कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में करके, इसका जो पूर्व मुख्यालय था, पूर्व हेडक्वार्टर, वो कहाँ था? तो कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में, ठीक है। ये बातें तो समझ में आ रही है। पूर्व मुख्यालय कोलकाता और वर्तमान में कहाँ है? तो मुंबई में है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है और कि जो पूर्व मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था वो कब किया गया था, ठीक है। तो कोलकाता से जो मुंबई स्थानांतरित किया गया था, स्थानांतरित किया गया था कोलकाता से मुंबई, वो किया गया था 1937 में। ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है कि कोलकाता से मुंबई जो स्थानांतरित किया गया था वो कब किया गया था? 1937 ईस्वी में। और अभी वर्तमान में कहाँ है? तो मुंबई में है, ठीक है। आपसे पूछता है कि बताइएगा कि इसके जो है प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम गवर्नर जो था वह कौन था? सीडी देशमुख था। कौन था? सीडी देशमुख था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय, तो नहीं सॉरी,
प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख ने, ये भारतीय था ना, ओसवर्ण स्मिथ था। क्या था? ओसवर्ण स्मिथ, ओसवर्ण स्मिथ था। ठीक है, ओसवर्ण स्मिथ था। तो प्रथम गवर्नर अगर आपसे पूछेगा कि कौन था तो ओसवर्ण स्मिथ था, लेकिन अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बताइए कि अभी जो वर्तमान में गवर्नर है वह कौन है? वर्तमान गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास जो है क्या है? तो ये वर्तमान गवर्नर है। वर्तमान क्या है? गवर्नर है। ठीक है, आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई जो मौद्रिक नीति जारी करता है वह कितने वर्षों में जारी करता है? तो आरबीआई मौद्रिक नीति की अगर हम बात करते हैं तो मौद्रिक नीति 2 वर्षों में क्या करता है? तो जारी करता है। ठीक है, तो इतना सारा प्रश्न आपके लिए आरबीआई से संबंधित था। इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन जैसे कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, इसमें आम इंसान का खाता नहीं होता है, इसमें बैंक का ही खाता होता है, इसीलिए इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या क्लियर है? ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको नोट करना है और ये सारा पीडीएफ आपको मिलने वाला है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। अगला क्वेश्चन चले। करा हुआ विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। मतलब वह विद्यार्थी कौन था जिसने रुपया का जो साइन है वो क्या है? तो इस तरह से रुपया का जो साइन है वो तैयार करने वाला जो व्यक्ति था वह कहाँ पढ़ाई कर रहा था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या जेएनयू का छात्र था, आईआईटी बंबई का छात्र था, हैदराबाद के विश्वविद्यालय का, या फिर आईआईटी मद्रास का छात्र था? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको आईआईटी बंबई का छात्र था। कहाँ के था? आईआईटी बंबई का छात्र था। ठीक है, और उस छात्र की नाम की अगर हम बात करते हैं तो आईआईटी बंबई जिसने रुपया का साइन तैयार किया था उसका नाम की अगर हम बात करते हैं तो क्या था? उदय कुमार था। क्या नाम था? उदय कुमार। ठीक है, कभी कभी आपसे नाम भी पूछा जाता है कि जो रुपया का साइन तैयार किया था उस विद्यार्थी का क्या नाम है? उदय कुमार है। कहाँ पढ़ता था? तो आईआईटी बंबई में। ठीक है, आईआईटी बंबई में। और यह एक डिजाइनर था। क्या था? डिजाइनर था। यह एक जो है डिजाइनर था। उदय कुमार क्या था? डिजाइनर था। हम बात करते हैं इसके जन्म की। तो इसका जो जन्म हुआ था वह तमिलनाडु में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में। तिरुवन्नामलई है ना, मलई जगह का नाम है। मलई में जो है इसका जन्म हुआ था। तो अगर पूछेगा कि उदय कुमार का जो जन्म है वो कहाँ के निवासी थे तो वो तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई के निवासी थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये जो रुपया का साइन है ना, ये जो रुपया का जो साइन है ना, गड़बड़ लिखा रहा है ना, रुपया का जो साइन है ना, रुपया का जो साइन है, साइन मतलब चिन्ह है, साइन का जो अनावरण हुआ था, अनावरण भारत सरकार के द्वारा अगर पूछेगा कि कब किया गया था, भारत सरकार द्वारा, तो भारत सरकार जो द्वारा जो किया गया था वह 15 जुलाई को किया गया था। 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई 2010 को, 15 जुलाई 2010 को जो है भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था इसको? तो आम पब्लिकों के लिए जो है ये चिन्ह क्या किया गया था? तो अनावरण किया गया था। ठीक है, ये जो चिन्ह है
आपसे पूछ सकता है ये जो रुपया का जो चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर इसको, है ना, रुपया का जो चिन्ह है यह जो है किसका किसका जो है मिश्रण है, तो किस किस भाषा का, जैसे देवनागरी का है और रोमन का, ये जो चिन्ह है ये देवनागरी हो गया, देवनागरी देवनागरी एवं रोमन का क्या है, तो मिश्रण है, रोमन का क्या है, तो मिश्रण है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रुपया से संबंधित, रुपया के साइन से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है, रुपया जो चिन्ह है, देवनागरी और रोमन भाषा यहाँ पर लिख सकते हैं आप, रोमन भाषा का क्या है, तो मिश्रण है, रोमन भाषा का मिश्रण है, ठीक है। एक बार फिर से कि जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था, तो बंबई में, IIT बंबई में, जो कि नाम क्या था, उदय कुमार था। ये क्या था, डिजाइनर था। इसका जन्म जो है तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में हुआ था, तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में। रुपया का जो साइन का अनावरण भारत सरकार द्वारा किया गया था वह 15 जुलाई 2010 से किया गया था। और रुपया का जो चिन्ह है वह देवनागरी और रोमन का भाषा का क्या है, तो मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। ओके, अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है, देखिए, कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश कौन था, कार्बन कर। तो कार्बन कर की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश जो था वो आपको फिनलैंड था। कौन था, फिनलैंड था। कार्बन कर मतलब कार्बन पर टैक्स लगाएगा, मतलब जो जितना फैक्ट्री ज्यादा कार्बन का उत्सर्जित करेगा उतना ज्यादा टैक्स लगाएगा, और जब टैक्स लगेगा सरकार से तो कार्बन की जो है उत्सर्जन कम करेगा कंपनी वाला, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन का उत्सर्जन कम करने के लिए जो है कार्बन कर लगाया गया था। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि कौन देश लगाया गया था, किस देश के द्वारा लगाया गया था, तो ये फिनलैंड के द्वारा। किसके द्वारा, फिनलैंड के द्वारा, ठीक है, क्योंकि कार्बन एक प्रदूषित है, ठीक है, जिससे वायुमंडल हमारा क्या होता है, प्रदूषण से जो है फैल जाता है, ठीक है। तो कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश कौन था, तो ये फिनलैंड था। कौन था, फिनलैंड था, ठीक है। हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा जो कार्बन निकलता है, सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन जो करता है वह कौन देश करता है। उत्सर्जन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चीन करता है। सबसे ज्यादा कौन करता है, चीन करता है, सबसे ज्यादा चीन करता है। हम बात कर लेते हैं दूसरा सर्वाधिक, ठीक है, दूसरा जो है सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन कौन करता है, कार्बन का उत्सर्जन। तो दूसरा में अगर पूछेगा तो अमेरिका है ना, दूसरा कौन है, अमेरिका है। कि दो को कम को ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जो कार्बन उत्सर्जन करने वाला कौन है देश, चाइना है, दूसरा में अमेरिका है। लेकिन जो कार्बन टैक्स लगाया गया था सबसे पहले किस देश पर लगाया गया था, तो फिनलैंड पर। किस पर लगाया गया था, तो फिनलैंड पर लगाया गया था, ठीक है। चलिए, फिनलैंड पर लगाया गया था। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं जलवायु परिवर्तन पर जो है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन, है ना, जलवायु परिवर्तन पर क्या हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर जो है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ये कब हुआ था आपसे पूछ सकता है, तो 11 दिसंबर 1997 में, 1997 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर अगर पूछेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1997 को, ठीक है। और ये क्योटो शहर में हुआ था। और ये जो क्योटो शहर है ये आपको कहाँ पड़ता है, तो जापान में, ठीक है, जापान में पड़ता है। क्योटो शहर कहाँ पड़ता है, जापान में हुआ था, ठीक है। प्रोटोकॉल ये मतलब एक तरह से अपनाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो 11 दिसंबर 1997 को, ठीक है। काहे अपनाया गया था, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस जो गैस होती है उसकी मात्रा काफी पृथ्वी पर बढ़ रही, वायुमंडल में बढ़ रही है, ठीक है। उसको लेकर के बचाने के लिए
ये जलवायु परिवर्तन पर क्या हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। इसमें जो है कई देशों का सिग्नेचर रहता है कि हाँ चलिए जहां जहां सॉरी ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जो है इस पर सिग्नेचर किया जाता है। ठीक है, अब यहां से पूछता है कि ये प्रभावी कब से हुआ था, है ना, ये प्रभावी कब हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो प्रभावित हुआ था ये यानी कि लागू, ठीक है, क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल लागू अगर आपसे पूछेगा तो बताना है 16 फरवरी को। 16 फरवरी कब हुआ था, तो 2005 को हुआ था। 16 फरवरी 2005 16 फरवरी 2005 को हुआ था। 16 फरवरी 2005 को हुआ था। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछेगा कि लागू कब हुआ था, तो 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसको अपनाया कब गया था, 11 दिसंबर 1997 को क्योटो के जापान में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किया था, यह भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल पर, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर हस्ताक्षर की अगर हम बात करते हैं तो ये हस्ताक्षर कब किया गया था, तो अगस्त में। ठीक है, कितना अगस्त को, तो 26 अगस्त को 26 अगस्त को 26 अगस्त 2002 को 26 अगस्त 2002 को जो है भारत ने हस्ताक्षर किया था किस पर, क्योटो प्रोटोकॉल पर, कि चलिए भाई हम भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, काहे क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन मतलब जो ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उससे जो है संबंधित क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये अपनाया कब गया था, तो 11 दिसंबर 1997 को। लागू कब हुआ था, 2005 को। भारत ने साइन कब किया था, 2002 में, 26 अगस्त 2002 में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, आपसे पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस की जो मुख्य गैसें हैं वो कौन है ना, ग्रीन हाउस गैस की जो मुख्य गैस हैं वो कौन सी गैस हैं, बताइए। तो यहां पर लिखते हैं ग्रीन हाउस, है ना, ग्रीन हाउस गैस, ये फर्स्ट नंबर में अगर देखा जाए तो CO2 है। कौन है, CO2 है। उसके अलावा देखा जाए तो मीथेन है, CH4 है। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा फिलहाल। इसके अलावा और भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो और कौन सा होता है, तो HFC होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो CO2 जो है प्रमुख गैस है। अगर आपसे कभी पूछे कि बताइए ग्रीन हाउस का प्रमुख गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर कौन है, CH4 N2O है, और HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस की एक गुण होती है कि जैसे कि पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी पर आया, ठीक है, तो जैसे ग्रीन हाउस गैस ज्यादा रहेगा पृथ्वी पर, तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके फिर से वायुमंडल में भेज देता है। अब वायुमंडल में भेजने पर क्या होता है, वायुमंडल हीट हो जाता है। क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, तो गर्मियां होती है जिससे जो है छत बिछत हो जाता है। ठीक है, तो ये था ग्रीन हाउस गैस के बारे में। ठीक है, और ये बातें समझ में आ रही है आपको। तो सबसे पहले जो कर लगाया था टैक्स, फिनलैंड, टैक्स लगाने का एक ही मतलब था कि कार्बन को कम करे, ठीक है, जिससे प्रदूषण कम होगा। अगला क्वेश्चन, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, कीवी चिड़िया। तो कीवी चिड़िया की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपको कहाँ, तो न्यूजीलैंड में। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे छोटे पक्षी का, सबसे छोटे पक्षी की बात करते हैं तो क्या है बताइए, हमिंग बर्ड है। क्या है, हमिंग बर्ड है। सबसे छोटे पक्षी क्या है, तो हमिंग बर्ड है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी पक्षी की। तो सबसे बड़ी पक्षी जो है वो क्या है, तो शुतुरमुर्ग है। क्या है, शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग जो है क्या है, सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, तो शुतुरमुर्ग है। ठीक है,
और सबसे भारी की अगर हम बात करते हैं, उड़ान नहीं भरने वाला, उड़ान नहीं भरने वाला, उड़ान नहीं भरने वाला पक्षी कौन है, वाला पक्षी की अगर हम बात करते हैं तो वह है कीवी है। कौन है, कीवी है, कीवी है। और क्या है, एमू है, कीवी है, एमू है। ये दोनों जो है क्या है, तो आपको उड़ान नहीं भरने वाला पक्षी, जो कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड में। कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे विश्व में सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है, सबसे बड़ा क्या है, तो आपको विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, नेशनल नहीं लिखे, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, बड़ा चिड़ियाघर अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताना है, क्रूजर नेशनल पार्क, क्रूजर नेशनल पार्क है। ठीक है, क्रूजर नेशनल पार्क है और ये साउथ अफ्रीका में है ना, साउथ अफ्रीका में। कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में स्थित है क्रूजर नेशनल पार्क। ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग डायनासोर के बारे में। डायनासोर से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डायनासोर जो थे वह किस युग में थे, डायनासोर किस युग में थे। तो डायनासोर की अगर हम बात करते हैं, डायनासोर हालांकि अभी विलुप्त हो गया है, तो डायनासोर किस युग के थे, तो डायनासोर मीसोजोइक है ना युग का क्या था, तो डायनासोर जो है मीसोजोइक युग का क्या था, तो था ये डायनासोर के इस युग का था, तो मीसोजोइक युग का था। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डायनासोर का संबंध किस युग से था, तो मीसोजोइक युग से। एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डायनासोर जो विलुप्त हुआ है वह किस युग में हुआ है, डायनासोर जो विलुप्त हुआ है ना, डायनासोर जो विलुप्त हुआ है वह किस युग में विलुप्त हुआ है, तो आपसे पूछता है तो क्रेटियस युग में, है ना, क्रेटियस युग में। डायनासोर विलुप्त जो है किस युग में हुआ था, तो क्रेटियस युग में, क्रेटियस युग में ये क्या हुआ था, तो क्रेटिसियस होता है ना, क्रेटिसियस। इसको फिर से लिखते हैं, क्रेटिसियस है ना, क्रेटिसियस होता है, क्रेटियस नहीं, क्रेटिसियस। तो क्रेटिसियस युग और मीसोजोइक युग, ये दोनों आपको याद रखना है। अगर पूछेंगे किस युग में थे, तो मीसोजोइक युग में। किस युग में नहीं थे, विलुप्त हुए थे, तो क्रेटिसियस युग में। किसमें युग में, क्रेटिसियस युग में। ओके, चलिए अगला प्रश्न पर। ब्राजील की मुद्रा क्या है, बताइए ब्राजील की जो मुद्रा है वह क्या है। तो ब्राजील की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो रियल है। क्या है, रियाल नहीं, रियल। ब्राजील की मुद्रा रियल है। ठीक है। रूबल की बात करते हैं तो ये रूस की मुद्रा रूबल है, रूस की मुद्रा रूबल है। बिर्र होता है ना, बिर्र है ना, यहाँ पर हर्षी कर दे दीजिए, बिर्र। तो बिर्र जो है यह इथियोपिया का मुद्रा है, इथियोपिया का मुद्रा क्या है, तो बिर्र है। और रियाल किसका है, तो सऊदिया अरब का, सऊदिया अरब की मुद्रा क्या है, तो रियाल है। सऊदिया अरब की मुद्रा क्या है, रियाल है। ठीक है। एक क्वेश्चन बता कजाकिस्तान के पूछता है। ठीक है। तो कजाकिस्तान अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था, ये कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वह टेंगे है ना, टेंगे चल रहा था ना, तो इसको याद रखिएगा, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, टेंगे है। क्या है, टेंगे है। अगला क्वेश्चन, कौन महलों का शहर कहलाता है। तो महलों की शहर की अगर हम बात करते हैं तो आपको किसको कहते हैं, कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है। और भी कुछ शहर है जैसे कि 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर अगर आपसे पूछेगा किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है बताइए, तो मुंबई को। किसको,
मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का शहर। आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक शहर कह सकते हैं किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है। आपसे पूछता है भारत का बगीचा किसको कहते हैं? भारत का बगीचा, भारत का बगीचा आपसे पूछेगा तो ये भी हो जाएगा क्या? तो बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है। आपसे पूछता है पिंक सिटी किसको कहते हैं? पिंक सिटी, तो पिंक सिटी जो है आप लोग जानते ही होंगे कि जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। ठीक है। साइंस सिटी आपसे पूछता है कि साइंस सिटी किसको कहा जाता है? साइंस सिटी, तो साइंस सिटी भी जो है आपको बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को। साइंस सिटी किसको कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है। आपसे पूछता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो किसको कहा जाता है बताइए? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को कहा जाता है। ठीक है। पूर्व का मैनचेस्टर आपसे पूछता है, पूर्व का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ओसाका, ओसाका को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। और ये ओसाका कहाँ है? तो जापान में। कहाँ है? तो जापान में स्थित है। ठीक है। अगला आपसे पूछता है मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको बहरीन को। किसको? बहरीन को। ठीक है। तो ये सारा आपसे पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में, और इसमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक बार रिपीट करते हैं। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु, भारत का बगीचा बेंगलुरु, पिंक सिटी जयपुर, और साइंस सिटी बेंगलुरु, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जापान, और मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला पर करा कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? बताइए। अच्छे समय का राजा, पैसा लेके भाग गया, बताइए कौन लेके भागा है? तो विजय माल्या, है ना। विजय माल्या का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। विजय माल्या की बात करते हैं तो ये किंग फिशर जो दारू था, किंग फिशर, ठीक है, किंग फिशर का क्या था? मालिक था। किंग फिशर, किंग फिशर के मालिक के रूप में जो है कौन था? तो विजय माल्या था। विजय माल्या क्या था? किंग फिशर के मालिक। ये जो है पैसा लेकर के कहाँ भाग गया? इंग्लैंड में भाग गया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है? तो वर्तमान में जो है यह इंग्लैंड में भाग गया है। इंग्लैंड में भारत इसको लाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है। इंग्लैंड में है, वर्तमान में इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। वर्तमान में कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं इस पर जो आरोप लगा था, आरोप का लगा था, आरोप की अगर हम बात करते हैं तो पैसा लेकर के भाग गया था 9,000 करोड़ रुपया, 9,000 करोड़, करोड़ लिख देते हैं ना, करोड़, करोड़ रुपया का जो है इस पर जो है दिवालियापन का जो है आरोप लगा था, और ये भाग गया है पैसा लेकर के। ठीक है। तो ये था विजय माल्या, विजय माल्या। ठीक है। अगला प्रश्न चले। करा कि यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु का जन्म दिया था। ठीक है। मतलब पहले से तो टेस्ट ट्यूब बेबी थी और उन्होंने जो है एक बेटी का जन्म दिया। उसका नाम पूछ रहा है क्या था? तो उसका नाम था हर्षा, बेबी हर्षा। क्या नाम था? बेबी हर्षा नाम था, बेबी हर्षा नाम था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत के, ठीक है, तो भारत का प्रथम प्रथम परखनली शिशु, परखनली शिशु, परखनली शिशु की अगर हम बात करते हैं तो उसका क्या नाम था बताइए? उसका नाम की अगर हम बात करते हैं तो कनुप्रिया अग्रवाल था। कनुप्रिया, कनुप्रिया अग्रवाल था। ठीक है। कनुप्रिया अग्रवाल था।
लेकिन इसको कनुप्रिया अग्रवाल के नाम से कोई नहीं जानता है। ठीक है, इसको नाम है दुर्गा, दुर्गा के नाम से जाना जाता है कि भारत के पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी उसका क्या नाम था, दुर्गा नाम था। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल नाम था कनुप्रिया अग्रवाल। अब दुर्गा कैसे नाम रखा गया, तो दुर्गा की बात करते हैं तो उस समय दुर्गा पूजा था। ठीक है, दुर्गा जी का जो है पूजा था, इसीलिए उसको दुर्गा नाम रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्लिक दे करके हम दुर्गा लिख देते हैं। ठीक है, दुर्गा लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, मैंने जो बोला है उसको ध्यान में रखना है। दुर्गा ये है, लेकिन इसका अगर नाम कनुप्रिया अग्रवाल भी बोलेगा तो वो भी सत्य होगा। दुर्गा क्यों रखा, क्योंकि उसमें दुर्गा पूजा का समय था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, दुर्गा रख दिया गया। और इसका जो जन्म हुआ था, इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म की बात करते हैं तो कब हुआ था, 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर कब हुआ था, तो 1978 को, 3 अक्टूबर 1978 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो जन्म दिया उसका क्या नाम था, तो हर्षा, क्या नाम था, हर्षा था। ठीक है, अगला का क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जैसे परखनली शिशु का तैयार कैसे होता है, तो उसमें जो है टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब ट्यूब में किया जाता है, उसका जो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, निषेचन किया जाता है, वह जो है ट्यूब में किया जाता है, ना कि मनुष्य में। ठीक है, ट्यूब में जो है निषेचन कर करके उसके बाद जो है डाला जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ मतलब आईवीएफ होता है, आईवीएफ द्वारा जो बच्चे है ना, आईवीएफ आईवीएफ द्वारा बच्चों का होना है ना, से संबंधित शोध की अगर हम बात करते हैं तो ये शोध किसके द्वारा किया गया था, बताइए। शोध जो है ये किसके द्वारा किया गया था, इस डॉक्टर के नाम भी पूछा जाता है, तो सुभाष मुखर्जी के द्वारा जो है आईवीएफ का शोध किया गया था। काफी लंबे समय के बाद जो इनको सफलता मिला था। एक क्वेश्चन आप पूछता है कि विश्व में जो है पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी थे वह कौन था, विश्व में पहला ट्यूब बेबी है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो नाम था वह क्या था, बताइए। विश्व में पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो नाम था वह क्या था, तो इसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन था, तो ये था विश्व का। ठीक है, और इसका जो जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 को हुआ था, 25 जुलाई 1978 को हुआ था। ठीक है, 1978 को हुआ था, इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये विश्व वाला हो गया, ये भारत वाला हो गया, ये आईवीएफ द्वारा जो बच्चों का संबंधित शोध किए थे सुभाष मुखर्जी उसका नाम था। ठीक है, सुभाष मुखर्जी। अगला प्रश्न, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, इंडियन एयरलाइंस जेट जो चलता है उसकी प्रथम महिला पायलट जो थी दुर्बा बनर्जी थी। कौन थी, दुर्बा बनर्जी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला प्रमुख की अगर हम बात करते हैं प्रमुख की, तो प्रथम महिला जो प्रमुख बना था उसका नाम था सुषमा चावला। क्या नाम था, सुषमा चावला था। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछेगा कि बताइए इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला प्रमुख है ना, महिला प्रमुख, यहां से याद रखिएगा महिला प्रमुख जो थी वह कौन था, तो सुषमा चावला थी। कौन था, सुषमा चावला थे। ठीक है, आपसे पूछता है कि बताइए वायुसेना के प्रथम जो अधिकारी थे, प्रथम अधिकारी में कौन बहाल हुए थे, महिला में, तो वायुसेना के प्रथम महिला अधिकारी, महिला। ठीक है, महिला यहां दे दीजिए, तो अवनी चतुर्वेदी। कौन थी, अवनी चतुर्वेदी थी, जो कि क्या थी, अवनी चतुर्वेदी की अगर हम बात करते हैं
तो ये जो है आपको विंग कमांडर के रूप में तैनात थी, विंग कमांडर के रूप में तैनात थी। किसके रूप में? विंग कमांडर के रूप में थी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एयर मार्शल का, तो वायुसेना के प्रथम एयर मार्शल पदोन्नति मिलकर हुआ था। तो वायुसेना के प्रथम जो एडमिरल थी, प्रथम क्या था? वायुसेना की प्रथम एयर मार्शल की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन था? पी बंदोपाध्याय, है ना? पी बंदोपाध्याय था। ये भी बात ध्यान में रखना है। ठीक है। आरती साहा की बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है इंग्लिश चैनल को पार की थी। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला थी। क्या नाम था? तो आरती साहा था। क्या था? आरती साहा था। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। करा कि किनको महामना कहा जाता है? तो महामना के नाम से हम पहले भी बता चुके हैं, मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। ठीक है। मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं तो हिंदू महासभा की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो कब किया गया था? 1915 में। किसके द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कभी कभी पूछता है मालवीय का पूरा नाम क्या है? तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में। मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं हम लोग, मालवीय खाली लिख रहे हैं, समझ जाइएगा। मालवीय, इन्होंने जो है BHU कॉलेज की स्थापना की। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसकी जो स्थापना हुआ था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था बताइए? तो 4 फरवरी को हुआ था। कभी कभी 5 फरवरी भी होता है। तो 4 फरवरी कब बताइए? पिछला भी बताए थे। 4 फरवरी कब हुआ था? 1916 में। 4 फरवरी 1916 में हुआ था। और ये जो BHU था, पहले यह सेंट्रल स्कूल था, उसको BHU में कन्वर्ट करके जो है 4 फरवरी 1916 को जो है BHU की स्थापना कर दिया। ठीक है। BHU की बात करते हैं तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कांग्रेस की तरफ से जांच समिति बैठी थी उसके अध्यक्ष थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कांग्रेस समिति के क्या थे? तो अध्यक्ष थे। कौन? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कांग्रेस जांच समिति यहाँ कर दीजिए। ठीक है। कांग्रेस जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। इनके द्वारा पुस्तक भी लिखा गया है, जैसे कि अभ्युदय, अभ्युदय है ना, द अभ्युदय हो गया। और क्या हो गया? तो आपको जो है द लीडर हो गया, है ना, द लीडर। अभ्युदय ठीक है, अभ्युदय हो गया, द लीडर हो गया, है ना, द लीडर हो गया। ये सब पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? द लीडर, अभ्युदय, द लीडर पुस्तक का लेखक जो है ये कौन थे? तो मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है। तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला चले। प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो प्रथम अभिनेत्री थी वो था देविका रानी रोरिक। देविका रानी थी। और इनको जो यह पुरस्कार दिया गया था 1969 में। कब दिया गया था? 1969 ईस्वी में। 1969 में। ठीक है। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा राजा हरिश्चंद्र मूवी के बारे में। ठीक है। सर्वप्रथम सबसे पहले जो है आपको मूक फिल्म, मूक मतलब बिना आवाज वाला, मूक फिल्म जो था वो कौन था?
तो मूक फिल्म जो था आपको राजा हरिश्चंद्र, क्या था, राजा हरिश्चंद्र, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, हरिश्चंद्र था। मूक फिल्म सबसे पहले कौन था, तो राजा हरिश्चंद्र। और ये जो राजा हरिश्चंद्र के जो निर्देशक थे, इसके निर्देशक की अगर हम बात करते हैं, निर्देशक की, है ना, निर्देशक की, डायरेक्टर की, तो निर्देशक इसके कौन थे, तो दादा साहेब फाल्के थे, है ना, दादा साहेब फाल्के थे, दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के थे, है ना। इसके निर्माता जो थे वो कौन थे, दादा साहेब फाल्के थे, राजा हरिश्चंद्र के निर्माता। इन्होंने जो है कर्जा लेकर के जो है फिल्म का निर्माण किया था। उस समय ऐसा माहौल था, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट था पूरा, और फिल्म के बारे में जो है दूर दूर तक कोई नहीं जानता था, ठीक है। तो सबसे पहले मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र था, और इसके निर्देशक कौन थे, दादा साहेब फाल्के। तो दादा साहेब फाल्के को जो है फिल्म जगत में पिता के रूप दिया गया है, ठीक है, और इन्हीं के नाम पर जो है आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। और देविका रानी रोरी को यह पुरस्कार मिला था सबसे पहले 1969 में। कब मिला था, 1969 ईस्वी में, ठीक है। आपसे पूछता है कि बताइए दादा साहेब फाल्के पूरा, ये जो राजा हरिश्चंद्र है, इसमें जो है इसमें हीरो का जो रोल किया था, हीरो, ठीक है, हीरो का जो रोल किया था वो किसने किया था, तो दत्तात्रेय दामोदर ने, दत्तात्रेय दामोदर ने किया था, दामोदर ने, है ना। नायक कर दीजिए इसको, नायक, ठीक है, नायक, नायक के रूप में जो है कौन था, तो दत्तात्रेय दामोदर, दत्तात्रेय दामोदर। और नायिका के रूप में कौन था, नायिका, ठीक है। तो उस समय ऐसा माहौल चल रहा था कि लड़कियों को फिल्म में लेना जो है वहां पर माहौल नहीं था, ठीक है, मतलब लड़कियों को फिल्म में लेना उचित नहीं था उस समय। तो दादा साहब फाल्के द्वारा क्या किया गया कि एक होटल में काम कर रहा था पुरुष, ठीक है, एक होटल में पुरुष जो काम कर रहा था और खाना वाना बनाने का काम करता था, उसी को जो है नायिका के रूप में जो है प्रदर्शित किया, उसी को क्या किया, नायिका के रूप में प्रदर्शित किया, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसका नाम था अन्ना सालुंके, अन्ना सालुंके, अन्ना सालुंके, सालुंके, ठीक है, अन्ना सालुंके। ये कोई लेडीज नहीं थे, ये जेंट्स था, लेकिन लेडीज के रूप में जो है ये नायिका के रूप में जो है क्या किए थे, तो राजा हरिश्चंद्र मूवी में क्या किए थे, तो काम किए थे, ठीक है, काम किए थे। तो ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन कह रहा कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो कौन थे, तो ये नामवर सिंह की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के प्रथम क्या थे, आलोचक थे। और भी आलोचक थे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी जो है क्या थे, तो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध, शुक्ल जो थे हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य के आलोचक थे, क्या थे, आलोचक थे, आलोचक थे, ठीक है। तो नामवर सिंह के साथ साथ जो है आपको ये रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इनके द्वारा रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो चिंतामणि लिखा गया है, चिंतामणि, चिंतामणि, चिंतामणि पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो ये कामायनी, कामायनी, कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा पद्मावत के लेखक कौन है, पद्मावत, तो पद्मावत के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है, पद्मावत, ठीक है। पद्मावत का जो प्रकाशन हुआ था, इसकी जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था, 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में हुआ था। और अगर कभी कभी पूछता है कि पद्मावत जो है किसके कार्यकाल में लिखा गया था, कार्यकाल में प्रकाशित हुआ था, तो ये जो है शेरशाह था, शेरशाह, शेरशाह, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के जो है
शासनकाल में ये पद्मावत लिखा गया था। और किसके द्वारा? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ये पद्मावत आपसे पूछता है किस भाषा में लिखा गया था, तो भाषा को ध्यान में रखना है, अवधी भाषा में। किस भाषा में? तो अवधी भाषा में जो है पद्मावत को लिखा गया था। ठीक है, पद्मावत। अब पद्मावत मूवी भी आप लोग देखे होंगे, कितना जो है मजेदार था। ठीक है, बात करते हैं कबीर का। तो बीजक के लेखक कौन है? बीजक। बीजक के जो रचयिता है कबीरदास है। तुलसीदास जो है अकबर के शासनकाल में था। अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में कौन था? तो तुलसीदास। और निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो ये आपको जॉर्ज मार्टिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक जो है वो आपको रामचंद्र गुहा है। ठीक है, और भी रामचंद्र गुहा क्या लिखे? द कॉमनवेल्थ भी इन्हीं का है। द कॉमन के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। ठीक है, और नवीन चावला की बात करते हैं तो मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? नवीन चावला है। नवीन चावला की बात करते हैं तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, है ना? थे 16 में थे ना, 16वां मुख्य निर्वाचन यही थे, नवीन चावला। ठीक है, नवीन चावला। और इनका गर्ल इन रूस 105 के लेखक जो है वह कौन था? तो चेतन भगत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल बन गया है? तो थे वीडी सावरकर, है ना? वीडी सावरकर। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में स्थित जो है एक जेल है ना? सेलुलर जेल जिसका नाम है अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेलुलर जेल जहां पर काला पानी की सजा भी दिया जाता था। ठीक है, इसको काला पानी भी बोल सकते हैं। काला पानी, है ना? काला पानी का सजा जो दिया जाता था वह सेलुलर जेल में दिया जाता था। और ये कहाँ है? तो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और यहीं पर वीडी सावरकर को जो है रखा गया था। ठीक है, जिसे जेल को कमरा अब एक पर्यटक स्थल बना दिया। मतलब जिस जेल में वो थे, कमरा में थे, उसके नाम पर जो है पर्यटक स्थल बना दिया गया है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, अन्ना हजारे से एक बात आ गया लोकपाल के बारे में। ठीक है, तो लोकपाल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है जानने की कोशिश करेंगे। लोकपाल, ठीक है, याद रखिएगा, लोकपाल की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2014 में हुआ था। 1 जनवरी 2014 को हुआ था। 1 जनवरी 2014 को हुआ था। ठीक है, लोकपाल की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम जो अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष कौन था? पिनाकी चंद्र घोष था। लोकपाल का पहला अध्यक्ष जो था पिनाकी चंद्र घोष था। लोकपाल का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, एक समिति होता है और उस समिति में जो है चुनाव समिति होता है। ठीक है,
और उस चुनाव समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश, है ना, या फिर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो मतलब नामित किया जाता है, तो ये सारा मिल करके जो है एक अध्यक्ष के प्रोसेस में डालते हैं और उसकी लास्ट में नियुक्ति कौन करते हैं कि राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लोकपाल का मतलब होता क्या है? तो लोकपाल वैसे उच्च व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो भ्रष्टाचारी में संलिप्त है, जैसे प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे आ जाइए, ठीक है, मतलब उच्च पद पर जो व्यक्ति आसीन है उस पर लोकपाल लगाया जा सकता है, भ्रष्ट के आरोप में जांच किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान अगर देखा जाए कि वर्तमान में जो लोकपाल है वो कौन है, बताइए, वर्तमान में जो लोकपाल है वह कौन है? याद है? माणिकराव खानविलकर, है ना, वर्तमान लोकपाल। वर्तमान जो लोकपाल है माणिकराव खानविलकर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था? @ इसको कहते हैं तो रे टॉमिल्सन ने, ठीक है, ईमेल के जनक हैं ये। ईमेल के जनक किसको कहा जाता है? तो रे टॉमिल्सन को। आपसे पूछता है डब्ल्यू के जनक किसको कहते हैं? जनक, तो टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है, ठीक है। डब्ल्यू के जनक किसको कहते हैं? तो टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है, ठीक है। फेसबुक के संस्थापक आपसे पूछता है, फेसबुक के जनक कहिए, तो मार्क ज़ुकरबर्ग है। मार्क ज़ुकरबर्ग है। फेसबुक के जनक कौन है? मार्क ज़ुकर है। एप्पल के संस्थापक कौन है? एप्पल फोन है ना, एप्पल के संस्थापक जो है स्टीव जॉब्स हैं। स्टीव जॉब्स हैं, ठीक है। आपसे पूछता है कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी जो चिप होता है, आईसी के संस्थापक कौन है? आईसी के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक जो है आपको जैक किल्बी है। जैक किल्बी, है ना, और एक नाम और देता है, और पॉल एलन के द्वारा जो है खोज किया गया था। किसका? तो आईसी का। किसका? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जो चिप होता है। और चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, ठीक है। अगला, यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था वह 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में, ठीक है। इनकी जन्म की बात करते हैं तो 4 मार्च को हुआ था। 4 मार्च 1921 को हुआ था। जगह अगर पूछेगा तो फॉरबिसगंज, अररिया जिला। बिहार में क्या है? बिहार में अररिया जिला है। अररिया जिला के फॉरबिसगंज में, है ना, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और महिला आंचल जो लिखा गया है, महिला आंचल इन्हीं का जो है। महिला आंचल किसका लेखक है? महिला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान किस यंत्र को बजाते हैं? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं। क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। पंडित रविशंकर की बात करते हैं तो ये सितार बजाते हैं। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? रविशंकर सितार बजाते हैं। बीना की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, है ना, बीना बजाते हुए चित्र का प्रदर्शन किया गया है। बजाते हुए चित्र जो है प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। किसमें? तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीना, ठीक है, बीना हो गया। अच्छा, आपसे पूछता है कि स्वर कोकिला किसको कहते हैं? स्वर कोकिला किसको कहते हैं? बताइए। तो लता मंगेशकर को, ठीक है। आपसे पूछता है
कि भारत कोकिला किसको कहते हैं, भारत कोकिला। तो भारत कोकिला अगर पूछेगा तो सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू। और ये सरोजनी नायडू एकमात्र भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कौन? सरोजनी नायडू। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो दो मिलकर के किया था। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो आपको इलाहाबाद के आनंद भवन में, इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1923 में हुआ था, 1923 में। और कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना जो किए थे किसने किया था? तो चित्तरंजन दास थे। और कौन था? तो मोतीलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इनका जो लक्ष्य था, इनका जो उद्देश्य था वो क्या था? तो अंग्रेजी सरकार में घुस करके वास्तविक सत्ता को जो है बताना कि हाँ आपके द्वारा क्या क्या चल रहा है। ठीक है, क्या क्या चल रहा है, इसका उद्देश्य था कि सरकार में जो है घुस करके, उनके विधानमंडल में घुस करके अपनी बातों को रखना, अपनी जो है सामाजिक जो कुरीतियां चल रही है उसकी बातों को रखना। ठीक है, तो ये था इनका उद्देश्य। ठीक है, और बीडी सावरकर को अभी हम बताए हैं कि इनको जो है सेलुलर जेल में रखा गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इनको जो है पतंजलि कहा है, गीतांजलि है ना, गीतांजलि पुस्तक के लिए, गीतांजलि पुस्तक हेतु 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। हालांकि सरदार कहा था महात्मा गांधी के द्वारा, नेता पूछे तो महात्मा गांधी, और किसके द्वारा, मतलब कहाँ के लोगों के द्वारा? तो बारदोली के महिलाओं के द्वारा। ठीक है, बारदोली के महिलाओं के द्वारा। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। तो ठुमरी है ना, ठुमरी शुरू हुई थी। ठुमरी की बात करते हैं तो इनका जो संबंध है, इनका संबंध जो है किस घराने से है पूछता है, तो लखनऊ से है, लखनऊ घराने से, लखनऊ घराने से इनका संबंध है, घराने से संबंधित है। ठुमरी का संबंध जो है किससे है? लखनऊ घराने से। और अगर हम बात कर लेते हैं नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी, तो ये ठुमरी हुई थी। क्या होती? ठुमरी हुई थी। ठीक है, अच्छा तबला आपसे पूछता है कि तबला का जो वर्तमान स्वरूप दिया था, तबला का वर्तमान स्वरूप दिया था वो किसने दिया था? तो अमीर खुसरो दिया था। ठीक है, अमीर खुसरो का जो है आपको तोताए हिंद कहा जाता है, तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और खड़ी बोली का प्रयोग भी जो है अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। खड़ी बोली का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? तो अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, अमीर खुसरो की जन्म की अगर हम बात करते हैं तो जन्म जो है यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी के एटा जिला है ना के पटियाली में हुआ था। पटियाली, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पटियाली में हुआ था इनका जन्म। यूपी के एटा जिला के कहा हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। इनका जो असली नाम था, इनका नाम की बात करते हैं, मूल नाम जो था क्या था? अबुल हसन यमीनुद्दीन था। अबुल हसन यमीनुद्दीन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो ये अबुल हसन यमीनुद्दीन था। इनको आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये आपको राहुल द्रविड़ का है। ठीक है, सॉरी युवराज सिंह का है जी, युवराज सिंह का है। ठीक है, द बॉल किसको कहा जाता है? द बॉल उपनाम की अगर हम बात करते हैं तो ये राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न। प्लेइंग इट माई वे
प्लेइंग इट माई वे वे है ना। पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जी हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो इनको जो है एक आत्मकथा लिखा गया है जिसका नाम है कैप्टन कूल, है ना। कैप्टन कूल आत्मकथा की बात करते हैं तो ये जो है किसका है? तो महेंद्र सिंह धोनी। ये लिखा नहीं है लेकिन है किसका? तो महेंद्र सिंह धोनी का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है दिया गया था। और ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको 1969 में। ठीक है। थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में समझ लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडिश के वैज्ञानिक, स्वीडन या स्वीडिश वैज्ञानिक है ना, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है ना 1901 ईस्वी से दिया जाता है। क्यों दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के बारे में? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो है क्या किया गया था? नोबेल द्वारा डायनामाइट की खोज किया गया था। ठीक है। और ये कब किया गया था? तो 1867 ईस्वी में किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा डायनामाइट की खोज कब किया गया था? 1867 ईस्वी में। ठीक है। और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है की बात करते हैं तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। पहला की बात करते हैं तो शांति में, दूसरा की बात करते हैं साहित्य में। ठीक है, शांति हो गया, साहित्य हो गया। तीसरा की बात करते हैं तो रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन में। और चौथा की बात करते हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और पांचवा की अगर हम बात करते हैं तो भौतिक के क्षेत्र में। ठीक है, भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है। और छठा की बात करते हैं तो आपको अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। और ये जो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में कब से दिया जाने की घोषणा हुई थी? 1968 से। लेकिन दिया कब गया? 1969 में, 1969 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ की अगर हम बात करते हैं तो छऊ पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, छऊ कहाँ कहाँ का है? देखिए छऊ हो गया आपको कहाँ का है? क्या बिहार का है, वेस्ट बंगाल का है, उड़ीसा का है। ठीक है, और इसके साथ जो है आपको एवं झारखंड का है। किसका है? झारखंड का है। बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड का है छऊ। और छऊ को जो है नौवा शास्त्रीय नृत्य में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। शास्त्रीय जो नृत्य था हमारा टोटल 8 था, लेकिन जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये 9वां नृत्य को जोड़ा गया है छऊ को। ठीक है, छऊ को। और छऊ को जो है कहाँ कहाँ का है? तो आपको बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा है एवं झारखंड का है। ठीक है, एवं कहाँ का है? झारखंड का है। बिहार के लोक नृत्य की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में जैसे जट्टिन हो जाएगा, जट्टिन। ठीक है, झिझिया हो जाएगा, जट्टिन हो जाएगा। ये हमारा कहाँ का है? तो बिहार का है। ठीक है, विदेशिया हो जाएगा। ये सभी जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य है, तो ये लोक नृत्य है, तो ये आपको बिहार का है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल आपसे पूछता है जैसे काठी जो लोक नृत्य है, काठी लोक नृत्य वो किसका है? तो वेस्ट बंगाल का है। किसका है? वेस्ट बंगाल का लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई आपको यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वह भाग 4 में है। कितना में है? भाग 4 में है। ठीक है, भाग की अगर हम बात करते हैं तो टोटल भाग की संख्या कितनी है? 22 है। टोटल कितनी है? 22 है। तो भाग एक में जो है क्या किया गया है? तो राज्यों का संघ है ना। भारत हमारा क्या है? तो राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है। भाग 2 में बात करते हैं तो नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है ना। भारत के लोग नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 की बात करते हैं हम लोग तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, और भाग 4 की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, राज्य के निर्देशक तत्व हो जाएगा। अब आपसे पूछता है कि भाग 1 में कितना अनुच्छेद है? ठीक है, तो भाग 1 में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद की अगर हम बात करते हैं तो कितना है? 1 से 4 है, 1 से 4 हो जाएगा। ठीक है, भाग 2 नागरिकता की बात करते हैं तो 5 से 11 हो जाएगा। ठीक है, और 3 की बात करते हैं हम लोग तो 12 से 35 हो जाएगा। ठीक है, 12 से 35 हो जाएगा। और 4 की बात करते हैं तो 36 से 51 हो जाएगा। ठीक है, 36 से 51। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना है? 6 गो है ना। 6 गो के बारे में हम बताते हैं आपको। 6 गो टोटल मौलिक अधिकार है। पहला की बात करते हैं तो आपको समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, समानता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में है समानता का अधिकार? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। दूसरा की बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और ये जो है किसमें है? आपको 19 से लेकर के 22 तक है, 19 से 22 तक है। ठीक है, तीसरा की बात करते हैं हम लोग तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं हम लोग तो ये 23-24 में है। कितना में है? तो अनुच्छेद 23 से 24 में है। ठीक है, बात करते हैं चौथा का तो चौथा क्या हो जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता ये हो जाएगा आपको कितना? तो 25 से लेकर के 28 तक, 25 से 28 हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो कितना में हो जाएगा आपको? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको कितना में? तो 29-30 हो जाएगा, 29 से 30 हो जाएगा। और एक आपको है 6ठा नंबर में संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वह कितना में है? तो अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ठीक है, तो ये था हमारा 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, ये क्या था? 6 मौलिक अधिकार, जिससे हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कभी कभी तो ये पूछ देता है कि बताइए, जैसे कि समानता का अधिकार 14 से 18 में है, तब पूछ देगा अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है वो कौन से अधिकार में आता है? तो 17 किस में आएगा? 14 से 18 मैंने बता दिया ना कि समानता का अधिकार में आएगा। तो ये सब जो है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर ठीक ठाक लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा प्रतिदिन 6 बजे सुबह में अपलोड होती है, तो आप लोग जा करके आराम से देखिएगा। और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, और इससे संबंधित PDF को प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है GK GS डिस्कशन ऑफिशियल, वहां पर जा करके ज्वाइन करके आप PDF को भी प्राप्त करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नोट बना सकते हैं, चाहे जो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।